तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक नया टॉपिक है विच इज फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज ये हमारा जो टॉपिक है फोरियर सीरीज ये दोनों सब्जेक्ट्स में होता है वेदर इट्स मैथ्स एज वेल एज इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। अब हमें सिग्नल्स में क्या सीखना है, मैथ में हम सिर्फ मैथ सीखते हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंस भी सीखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फोरियर सीरीज की डेफिनेशन। फोरियर सीरीज expansion is used for periodic signals to expand हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आज मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगा परसों से। टू एक्सपैंड देम इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स which are sinusoid sinusoidal and orthogonal to each other। देखो मतलब क्या है इसका। जो हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है ये यूज होता है फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। पीरियोडिक सिग्नल्स आप लोगों को पता है वो सिग्नल्स होती है जो कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं, उन सिग्नल्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स, राइट। तो हम ये उन पीरियोडिक सिग्नल, देखो जो हमारी असल में पीरियोडिक सिग्नल्स होती है ना, असल में जो हमारी हमने पढ़ा था कुछ सिग्नल्स होती है जैसे साइन और कोसाइन, ये सिग्नल्स है, इनको हम सिग्नल्स बोलते हैं लेकिन दे डोंट कैरी एनी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैरी वो वाली सिग्नल्स करती है जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी छुपी होती है, जिसमें बहुत सारी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में हम ईसीजी देखते हैं, क्या वो साइन वेव होती है, क्या वो कोसाइन वेव होती है? नहीं, वो एक ऐसी वेव होती है, देखो कैसी, सोचा समझ तो थी रैंडम वेव जिसको हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ऐसे 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 ऐसे। या दूसरी तरह से मैं यहां से एक और वेव ले लेता हूं, स्क्वायर वेव। ऐसे तो हमें ये लग रहा है कि ये मतलब स्क्वायर वेव जो मैंने अभी यहां पे बनाई, जो मुझे लग रही है, थोड़ा रफ बन गई, तो अब आप समझो स्क्वायर वेव है मेरे पास, एक रेगुलर स्क्वायर वेव। तो मुझे लगता है अगर मैं इसको यहाँ पे साफ साफ बनाऊं तो ऐसे कुछ होगा, मान लो ऐसे तो लग रहा है ये मुझे पीरियोडिक है, यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कुछ पीरियोडिक है, लेकिन ये हमारे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स नहीं है। क्योंकि जो हमारी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स होती है और जिनको हम डिटरमाइन कर पाते हैं, जैसे एक साइन वेव है, ये शोध नॉर्मल शोर पता मोन वार वार खस, लेकिन ये हमारी डिटर्मिनिस्टिक नहीं, ये कहीं पे बड़ा स्वाइप ऊपर ले जाती है, कहीं पे नीचे, दैट मींस दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन। अब देखो जो ये हमारी स्क्वायर वेव है ना, ये बनी होती है बहुत सारी साइन और कोसाइन वेव से, एक ऐसी होगी, दूसरी होगी कोई ऐसी वेव, तीसरी मान लो कोई ऐसी वेव। जब ये इन सब वेव्स को मैंने ऐड किया ना, तभी मेरी स्क्वायर वेव बनती है। दैट मीन जो मेरी स्क्वायर वेव है इसमें एक फ्रीक्वेंसीज नहीं है, इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। क्या है?
नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऐसे ही जो मेरी ये वेव है, ये भी बहुत सारे साइन और कोसाइन वेव से बनी होती है। जब हम उनको ऐड माइनस प्लस करते हैं तब जाके ये ईसीजी की वेव बनती है। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा, मान लो मैं आपको बोलता हूँ चलो इस मतलब चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच सुनाओ, तो आप लोगों को पता है ए के लिए मुझे कम एनर्जी लगती है, बी के लिए कुछ ज्यादा, सी के लिए कम, डी के लिए कम, एफ के लिए कम, जी के लिए ज्यादा, ऐसे एच के लिए ज्यादा, आई के लिए कम, जे के लिए ज्यादा। तो ये जो हमारी सिग्नल है, दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन। एनी सिग्नल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सिंगल टोन। उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो एक नंबर ऑफ सिग्नल से बनी हुई है जो कि साइन है और कोसाइन है। जब हम कोई सिग्नल को एनालाइज करते हैं और हम देखते हैं कि वो जो हमारी साइन एंड कोसाइन है, किन किन साइन और किन किन कोसाइन वेव से बनी हुई है, तो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं जो ये हार्मोनिक्स मैंने बोला ना, टू एक्सपेंड देम इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मतलब मैं सिग्नल को देखूंगा, जैसे मैंने ये स्क्वायर वेव देखी थी, इसमें मैंने देखा ये बहुत सारे सिग्नल से बनी हुई थी, तो मुझे मैं वही सिग्नल्स निकालूंगा अलग अलग करके कि ये किन किन सिग्नल से बनी हुई है, वही हो गए हार्मोनिक्स। और जो ये हमारी हार्मोनिक्स होती है, ये सारी साइन या कोसाइन वेव्स होती है। साइनोसाइडल दोनों, साइनोसाइडल दोनों साइन यूज की, या साइनोसाइडल में दोनों आते हैं, साइन भी कोसाइन भी। साइन क्या है? साइन कॉस क्या है? कॉस इज अ साइन वेव विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री। तो हम इन दोनों वेव्स को बोलते हैं साइनोसाइडल। और जो ये हार्मोनिक्स होते हैं, जो ये हमारा जो कोई वेव होती है, इसमें जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की सिग्नल्स होती है जिनको हमने ऐड करके बनाया होता है सिग्नल को। अब जो ये इंडिविजुअल सिग्नल्स होती हैं, ये सारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ऑर्थोगोनल होता है परपेंडिकुलर। इतना समझ में आया फोरियर सीरीज होता क्या है? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अब देखो, अब सबसे पहले हमारे पास जो ये हमारा चैप्टर है ना, फोरियर सीरीज, इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें पढ़नी है, एक तो हमारा है फोरियर सीरीज, दूसरा है फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या होता है? फोरियर दोनों सेम काम करते हैं, हमें ये हार्मोनिक्स देते हैं। फोरियर सीरीज पढ़ना है और पढ़ना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो जैसे मैंने अभी लिखी थी ना, मैंने फोरियर सीरीज की डेफिनेशन लिखी थी, इज यूज फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। जो हमारा फोरियर सीरीज है, दिस इज यूज फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दिस इज यूज फॉर, हाँ मैंने नॉन, जो मैंने स्क्वायर वेव बनाई थी वो तो पीरियोडिक थी ना। मैं समझाने, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हार्मोनिक्स क्या होते हैं। स्क्वायर वेव तो पीरियोडिक थी ना, ऐसे तो लगता है, लेकिन वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की बनी होती है। वो तो मैंने हार्मोनिक्स समझाने के लिए बोला था। तो जो पावर, ये जो होता है फोरियर सीरीज, दिस इज यूज फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये होता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। जैसे नॉन पीरियोडिक सिग्नल, अभी जो हमने ईसीजी देखा था, नॉन पीरियोडिक, उसके हार्मोनिक्स निकालने के लिए मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना चाहिए। अगर मेरे पास पीरियोडिक सिग्नल कॉन्टिन्यूअस है तो करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज यूज। अगर डिस्क्रीट है तो करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज यूज। ठीक है? जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ये होता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। अगर जो हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड यहाँ पे फोरियर, अगर डिस्क्रीट सिग्नल है तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। सिंपल है। अगर मेरे पास फोरियर सीरीज इज यूज फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। कभी कभी फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम यूज कर सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी, लेकिन मेनली इसका जो काम होता है वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल, और इसका जो काम होता है वो होता है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। और जो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी पीरियोडिक सिग्नल कॉन्टिन्यूअस है तो हम उस फोरियर सीरीज को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। और अगर मेरी सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट है तो हम तब यूज करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। अगर ऐसे ही जो हमारी नॉन पीरियोडिक सिग्नल अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर वो डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म।
ये जो दोनों होते हैं फोरियर सीरीज, दीज आर यूज फॉर एनालिसिस। किस लिए? एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। जो हमारे जो मेरा Z ट्रांसफॉर्म होता है और जो मेरा लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, वो दोनों यूज होते हैं डिजाइन पर्पस के लिए। दिस इज एनालिसिस। एनालिसिस देखते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, किस फ्रीक्वेंसी पे कम एम्पलीट्यूड है। डिजाइन, फिर हमें डिजाइन फिल्टर विल्टर करने होते हैं, तो हम यूज करते हैं किस लिए? हम यूज करते हैं Z ट्रांसफॉर्म। और Z ट्रांसफॉर्म अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये किस सिग्नल्स के लिए? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। ऐसे जो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो यूज होता है फॉर द डिजाइन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। हेलो, वालेकुम। मैंने पहले नहीं भेजा वहां पे, मैं करूंगा 5:45 पे। हाँ, 5 बजे तो ना क्लास लागू। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना, कर ज्वाइन। नखरल। एक सेकंड वेट करो। ओके, देखो अब जो हमारा क्या बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल होती है, वो क्या होती है? जो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो कुछ टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करती है। जो कुछ टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करती है। मान लो जैसे मेरा x ऑफ t है, अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो अगर इसका पीरियड है t, कैपिटल T, तो x ऑफ t प्लस माइनस t आएगा किसके बराबर? x ऑफ t के बराबर। तो हम इसको बोलते हैं क्या? इस सिग्नल को हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। यस यस, आई एम कंटिन्यूइंग। तो जो हमारा t होता है वो होता है टाइम पीरियड। और मैंने आपको तब भी बोला था, जैसे मेरी साइन वेव है, मैंने ऐसे बोला था उस दिन, अगर आप लोगों को याद होगा गच में। जैसे अगर ये मान लो यहाँ पे 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये मैंने मान लो ये 6 पाई है। मैंने आपको बोला था इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई भी है, 4 पाई भी है और 6 पाई भी है। लेकिन जो 2 पाई है दैट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को बोला था। अब है जैसे क्या हर जैसे हम बोल सकते हैं इज फोरियर सीरीज या डज फोरियर सीरीज एग्जिस्ट फॉर ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स? तो द आंसर इज नो। जो हमारी फोरियर सीरीज है वो सब पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट नहीं होती। तो तो किन सिग्नल्स के लिए क्या बोलते हैं फोरियर सीरीज एग्जिस्ट होती है? जो हमारी क्या बोलते हैं वो पीरियोडिक सिग्नल्स जो हमारी 3 कंडीशंस फॉलो करे, जो हमारी 3 कंडीशंस फॉलो करे, सिर्फ उन्हीं पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करती है। और उन कंडीशंस को हम बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशंस। क्या बोलते हैं? डिरिचलेट कंडीशंस। वहां जाने से पहले हम पहले थोड़ा सा ये फ्रीक्वेंसी समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो,
जैसे मान लो मैंने एक सिग्नल बनाई ऐसे, ये एक साइन वेव है, मान लो यहाँ पे 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, ठीक है। देखो अब मैं आप लोगों को बोलूंगा बताओ इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड है इसका 2 पाई। जो हमारी अब जो फंडामेंटल टाइम पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो 1 बाई टी नॉट होगा, दैट विल बी 1 बाई 2 पाई हर्ट्स, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। देखो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका टाइम पीरियड 4 पाई भी है, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी 1 बाई 4 पाई। ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये तो हो गया। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों को, ये तो तब हो गया, ये मैं ऐसे तब निकाल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी जब मेरी जो ये वेव है वो क्या है, वो नॉर्मल वेव है, सिंपल वेव है। लेकिन अगर अब वेव ऐसे है कुछ, मान लो तो इस ये जो मेरी सिग्नल है, इसकी मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकता हूं, इसकी मैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकता हूं? तो फ्रीक्वेंसी को मैं डिफाइन करता हूं रेट ऑफ चेंज। देखो अब अगर आप लोगों को बोलना जाएगा कि कैसे है ये फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे इस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट था पहले, उसके बाद सीधे सिग्नल पहुंच गई इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे चेंज बहुत ज्यादा हो गई और कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज हो गई, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा। यहां से यहां तक सिग्नल कम चेंज हो गई, तो बोल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। लेकिन यहां से यहां तक सिग्नल जल्दी जल्दी चेंज हो गई, ऊपर से नीचे आ गई, तो हम बोल सकते हैं यहाँ सिग्नल ज्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहां से यहां तक कुछ खास चेंज हुई, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ थोड़ी चेंज हो गई, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो पिछला वाला पॉइंट है इससे थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ पे बहुत चेंज हो गई सिग्नल, तो बोल सकते हैं ज्यादा। तो जो आप फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को, अब जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है एज द रेट ऑफ चेंज। जहां पे सिग्नल का वैल्यू जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, हम बोलते हैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जहां पे सिग्नल का जो ये चेंज है वो धीरे धीरे हो रही है, हम बोल रहे हैं कि जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो कम है। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, गुड। देखो जो हमारी सिग्नल होती है, कोई भी सिग्नल, एनी सिग्नल जिसका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है, जिसका फोरियर, मैंने बोला फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए 3 कंडीशंस है, उनको हम वो मैं अभी बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, मतलब थोड़ा टाइम के बाद। तो जो सिग्नल जिनका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट होता है, उनमें 3 कंपोनेंट होते हैं। मान लो कोई एक्स ऑफ टी है, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे। सबसे पहला होता है ओरिजिनल सिग्नल। क्या होता है? ओरिजिनल सिग्नल। और उसके बाद होते हैं हमारे साइनोसॉइड्स, या ब्रैकेट में हार्मोनिक्स। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को स्क्वायर वेव बताई थी, ऐसे एक स्क्वायर वेव है, इसमें पहली एक वेव है, मैंने बोला ये जो मैंने पहली वेव बनाई ना, अच्छा बनाई ओरिजिनल सिग्नल, क्या बोलते हैं। बाकी ये जो वेव्स हैं जिनसे, जिनको ऐड करके ये बनी, जो जिनकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। जो हमारा सिग्नल होता है, मान लो मैंने लिख लिया ऐसे, कोई कोई भी सिग्नल होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा ऐसे, 2 टाइम्स साइन, मैं एक सिग्नल ले लेता हूं, 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी,
sin 2 omega t plus 7 times sin 3 omega t plus 9 times सॉरी sin 4 यहाँ पे sin 4 ओमेगा टी प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, देखो अब जो मेरा ये है ना साइन ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा के सामने कुछ नहीं है, मतलब इसके सामने 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो जो ये पहला है साइन ओमेगा टी, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सिग्नल। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल सिग्नल। या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। जिसके साइन ओमेगा टी है ना, ये तो छुनो 2 छुनो 3 छुनो, मतलब साइन और साइन ओमेगा टी, मतलब दिस इज सिंगल। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी, इसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक। साइन 3 ओमेगा टी, इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। इस सारे को ना, इस सारे को, ये वो सॉरी सेकेंड हार्मोनिक। ये हमारा क्या है? फोर्थ हार्मोनिक। अब देखो, अब मुझे बताओ कोफिशिएंट किसका ज्यादा है? ओरिजिनल सिग्नल का ज्यादा है, सेकंड हार्मोनिक का कोफिशिएंट ज्यादा है, थर्ड का या फोर्थ का? जरा चैट बॉक्स में लिखो, बूझ की देश हुशार है। वेरी गुड, फोर्थ हार्मोनिक का। फोर्थ हार्मोनिक का 9 ना, फोर्थ हार्मोनिक के बीच आगे है 9, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट ज्यादा है। दैट मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन जो सिग्नल में है वो बहुत ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्थ हार्मोनिक इज मोर। दैट मीन जो हमारी मेन सिग्नल है ना, मेन सिग्नल, ये मेन सिग्नल है, यथ पत पत बाकी सो हसा कुस, सो हसा फोर्थ हार्मोनिक, जो मेरी मेन सिग्नल है। और बाकी जो है वो क्या है? वो है बाकी तिमन हुंद कंट्रीब्यूशन त्यूता कि जो फोर्थ हार्मोनिक है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। फिर से बताता हूं, जो हमारी सिग्नल है, कोई भी सिग्नल जिसका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल प्लस साइनोसॉइड से। ओरिजिनल सिग्नल होती है पहली, जिसका हार्मोनिक ये 1 होता है, मतलब ओमेगा के सामने 1 होता है। जब 2 3 4, तो ये हमारे सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। उसके बाद हम कोफिशिएंट्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे 7 है, जहाँ पे 9 है। दैट मीन जो हमारा 9 है वो फोर्थ हार्मोनिक के साथ है। दैट मीन जो हमारा फोर्थ हार्मोनिक है वो हमारी सिग्नल में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड, और थर्ड हार्मोनिक ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। सारे लिखो जरा। ओके, जो हमारा अब जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो मतलब 3 तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। नंबर 1 इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। नंबर 2 जो नंबर 2 है, दैट इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। और जो नंबर 3 है, दैट इज पोलर और हार्मोनिक फोरियर सीरीज। इसमें जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले हमें ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, ये हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारा पोलर।
पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्री वो हम आज ही स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, लेकिन असली इंपॉर्टेंट जिस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो दैट्स द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो हमारा फोरियर सीरीज है वो हर एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए नहीं एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ उन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है जो हमारी डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो करते हैं। अब लिखते हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज। तो मैंने कहा था इनको हम बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशंस, क्योंकि ये एक जर्मन था, एक मैथमेटिशियन, उसने ये कंडीशंस दी थी, डिरिचलेट कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस है हमारी। तो सबसे पहली कंडीशन जो है, तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है सिग्नल शुड हैव finite number of maxima or minima over a time period। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे मैं ऐसे ले लेता हूं, एक सिग्नल में ऐसे ले लेता हूं, देखो ठीक है, और मैं दूसरी सिग्नल ऐसे ले लेता हूं। देखो जो पहली सिग्नल है ना, मैं मान लेता हूं ये 0 2 4 6 8 10 12 14 16, और ये जो सिग्नल है ना, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक, मतलब ये एक यहां से यहां तक टाइम पीरियड, और यहां से यहां तक ये रिपीट हो रहा है। बराबर एग्जैक्ट नहीं बना, तुम लोग समझ लो कि ये यहां से, इसके बाद ये एक टाइम पीरियड है, इसके बाद ये फिर से यहां तक रिपीट हो रही है। देखो, अब देखो जैसे मैंने एक टाइम पीरियड लिखा, जरा मुझे पहले सिग्नल का टाइम पीरियड लिखो जरा, कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चैट बॉक्स में लिखो। ओके गुड, 2 है, वेरी गुड। देखो मैक्सिमा होता है सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या है यहाँ पे सिग्नल का, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं, और जो मिनिमा है वो है ये। अगर मैं एक टाइम पीरियड लू ना, एक टाइम पीरियड, एक न्यू में 8 टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में मुझे क्या मिल रहा है? 1 मैक्सिमा एंड 2 मिनिमास मिल रहे हैं ना। So that means the signal is periodic, इसमें एक मैक्सिमा है और 2 ही मिनिमा है। That means it has the finite number of maxima and minima। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो एग्जिस्ट करता है। उनके लिए एग्जिस्ट करता है। और जो मेरी नीचे वाली सिग्नल है, देखो यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड है। अब मैं गिनूंगा टाइम मैक्सिमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो इसमें बहुत ज्यादा और छोटे छोटे पीक्स भी है, ऐसे ही नीचे वाले पीक्स भी है, मतलब इतने छोटे छोटे, मतलब ऐसे 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 ऐसे, जिनको मैं गिन ही नहीं सकता हूं। तो मैं इसको बोल सकता हूं इसमें इनफिनाइट मैक्सिमा है, यहाँ पे तो मैं इनफिनाइट दिखा ही नहीं सकता हूं, और इनफिनाइट मिनिमा है। मैंने अब दिखाया मैक्सिमा, इनफिनाइट मैक्सिमा है और इनफिनाइट मिनिमा है।
तो इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मेरे पास फाइनाइट मैक्सिमा और फाइनाइट मिनिमा होंगे इन वन टाइम पीरियड तो मैं कह सकता हूं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा होंगे मैक्सिमा जिनको मैं गिन ही नहीं पाऊंगा नॉर्मली, और मिनिमा भी बहुत सारे होंगे जिनको मैं गिन ही नहीं पाऊंगा, तो मैं कह सकता हूं कि फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे हम बोल सकते हैं ये भी पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो पहली कंडीशन है दैट मीन सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये फॉलो कर रही है। और जो दूसरी सिग्नल है इसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमा और बहुत ज्यादा मिनिमा है, तो इसमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, ये हो गई पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 इज सिग्नल शुड हैव finite number of discontinuities over the range of time period. देखो जो ये अंदर बाहर हो रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, मुझे सीधे पता चला कौन ये बाहर अंदर कर रहा है। तिम भी ने पागा उसने एब्सेंट बात कर जो मैं मैसेज किया। सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। अब डिसकंटिन्यूटी क्या होती है वो देखो पहले। मान लो मेरे पास ऐसे एक सिग्नल है, ये मान लो 0 है, ये 1 है। देखो अब डिसकंटिन्यूटी क्या है, मान लेता हूं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कि ये यहां पे मुझे ऊपर 1 है और नीचे 0 भी है, मतलब इस ये जो टाइम इंस्टेंट है ना, ये वाला टाइम इंस्टेंट, ये जो ये वाला टाइम इंस्टेंट है, ये वाला टाइम इंस्टेंट है, ये वाला टाइम इंस्टेंट है, इस पे मैं आप लोगों को मतलब इस पे कोई नहीं बोल सकता, मतलब कोई बोलेगा चलो इस पे सिग्नल का वैल्यू 1 है, लेकिन मैं बोल सकता हूं नहीं ये तो 0 भी है, 0 भी लग रहा है मुझे। यहां पे भी बोल सकते हैं चाहे पहले तो इसे थोड़ा पहले 0 था, इसे थोड़ा बाद तो 1 है, इस पे एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता ही नहीं सकता। ये जो पॉइंट है जहां पे सिग्नल 1 से 0 हो रही है या 0 से 1 हो रही है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। जहां पे सिग्नल 1 से 0 आ रही है, 0 से 1 जा रही है, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज समझ में आया? ओके देखो अब मैं एक टाइम पीरियड ले लेता हूं, मान लेता हूं ये यहां पे क्या बोलते हैं, मान लेता हूं ये 2 है, 4 है, 6 सेकेंड्स है, 8 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स है, 12 है, 14 है। जरा मुझे इसका टाइम पीरियड बताओ इस सिग्नल का। टाइम पीरियड बाकी सारे क्या गो 2 पत का छगसा रिपीट कुछ भी 4 ठीक है 4। इट्स लाइक दिस, देखो सिग्नल है ऐसे, सिग्नल इथकन 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 एम पे वापस गसान इथकन तो इथकन
तो ये तो यहाँ पे 0 था, 2 और 4, दैट मीन्स 4 के बाद ये रिपीट हो रही है। ओके, तो अब अगर मैं इसमें टाइम पीरियड में देखूं, देखो 0 से 4 तक इसमें कितनी डिसकंटिन्यूटीज है। पहली डिसकंटिन्यूटी हो गई है, दूसरी डिसकंटिन्यूटी हो गई है, और तीसरी डिसकंटिन्यूटी हो गई ये। दैट मीन्स एक टाइम पीरियड में मुझे कितनी डिसकंटिन्यूटीज मिली, 3 डिसकंटिन्यूटीज। अब एक और मैं बना लेता हूं यहां पे सिग्नल ऐसे। मैं इस सिग्नल को भी पीरियोडिक मान सकता हूं, यहां से यहां तक पीरियड। लेकिन आप देखो यहां से यहां ये पॉइंट, 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 इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। तो जब फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी तो मैं बोल सकता हूं फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस जो दूसरी सिग्नल है इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, इसके लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करता। चैट बॉक्स में लिखो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ हेलो, हाँ क्लास चल रही है। हाँ क्लास क्लास, हाँ मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, दो कंडीशंस क्लियर है। ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट मीटिंग आईडी भेजता हूँ। तो जो दो पॉइंट हो गए, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दो कंडीशंस तो हो गई, जो हमारी तीसरी कंडीशन है, सिग्नल्स क्या टाइम पीरियड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या किसे देखती? समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहे हो। सिग्नल्स should be absolutely signals should be absolutely integrable over a time period। इसका क्या मतलब है? signal should be absolutely integrable over a time period। देखो मान लो मेरे पास ऐसी एक सिग्नल है, दूसरी सिग्नल में मान लेता हूं यहां पे ऐसी, मान लो कुछ ऐसी है। ये जो सिग्नल मैं बना रहा हूं tan की ऐसी होती है, tan थीटा। देखो अब ये जो सिग्नल है, मान लो ये 2 मान लेता हूँ, 4 मान लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ, 8 मान लेता हूँ, 10 जो भी आगे। अब मुझे पता है 0 से 4 तक टाइम पीरियड है, इसको मैं मान लेता हूँ 2। तो एक टाइम पीरियड है 0 to 4,
देखो इंटीग्रेशन हमेशा क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, वो हमें देगा एरिया अंडर दिस कर्व, दैट मींस ये देगा। यहां से 2 से 4 तक तो कोई एरिया नहीं है, लेकिन 0 से 2 तक एरिया है और उसका वैल्यू क्या है 4। दैट मीन जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की एक टाइम पीरियड तो मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिल गया। लेकिन अब अगर मैं इसका देखूं ना, यहां से यहां तक टाइम पीरियड है, देखो ये यहां से यहां तक, लेकिन ये जो है ना, ये कहीं पे टच नहीं हो रही है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रही है। ये इन्फिनिटी नीचे भी ये जा रही है इन्फिनिटी की ओर, ये टच नहीं कर रही है। इसलिए जब हम देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। इसीलिए हम मान लो tan 90 चेक कर लेते हैं। tan 90 क्या होता है, sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90, वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 0, वो आता है इन्फिनिटी के बराबर। ये वही है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे -90 है। तो ये अगर ये बंद होता ना जैसे ऐसे, तो मैंने इसमें से सीधे एरिया निकाला। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं बोलता हूं ये जो सिग्नल है ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। अगर मैं आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ, नॉर्मल फिगर बन गई, ट्राइंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, जैसे पहले केस में बन गया, लेकिन इस केस में ये तो टच हो ही नहीं रहा किसी के साथ, तो मैं कैसे निकालूं? अगर ये यहाँ पे ऐसे टच होता ना तो मैं निकालता इसकी, लेकिन ये तो टच हो ही नहीं रहा कहीं पे, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। सो द सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अगर इंटीग्रेबल है तो मैं कह सकता हूं फोरियर सीरीज एग्जिस्ट होता है, तो पहले वाले के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट होगा और दूसरे वाले के लिए फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं होगा। डिरिचलेट कंडीशंस क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। We have to see after how much time period we have to repeat the signal. सिग्नल कितने टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट कर रही है। ओके ओके, मैंने आप लोगों को बोला था जो हमारी फोरियर सीरीज होती है, और पढ़े कि इतना ही? थोड़ा सा और पढ़ ले, 10 मिनट, 10 मिनट दो, सिलेबस बहुत ज्यादा है। पतरूजू इथी नमाज मुझे भी पढ़नी है, बुछुस नमाज रुस्ती, बस 10 मिनट दे दो, डेटा खत्म हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, हार्मोनिक्स निकालने के लिए देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में होती है 3 चीजें। एक्स ऑफ टी, कोई भी सिग्नल, इसके मैंने ये क्या बोलते हैं, मैंने इसका ये निकालना है फोरियर सीरीज। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज यूज कर रहा हूं तो इसकी 3 टर्म्स होती है। पहला होता है डीसी या एवरेज वैल्यू, उसके बाद होता है प्लस ऑल द कोसाइन टर्म्स, और उसके बाद होता है ऑल द साइन टर्म्स। ये हमें किसी भी सिग्नल का जब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हमें ये चीजें मिलती है। एक तो मिलता है डीसी, सबसे पहला होता है डीसी या एवरेज वैल्यू, उसके बाद सारी कोसाइन टर्म्स और उसके बाद सारी साइन टर्म्स। और इसकी जो जनरल फॉर्मूला होती है वो आप नोट कर लीजिएगा। डीसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉट, ए सबस्क्रिप्ट नॉट, और कोसाइन टर्म्स होती है हमारी n goes from 1 to infinity an cos omega n times omega naught t plus summation n goes from 1 to infinity bn sin n omega naught। ये हमारा होता है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का। अब हम देखेंगे, मतलब हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जो ए नॉट होता है, ए एन होता है, और जो बी एन होता है, ये और ये
इनको हम बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? फोरियर कोएफिशिएंट्स। इनको हम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है वो देखते हैं। ये होती है जनरल फॉर्मूला। पहले मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होगा मे बी। जैसे कोई एक्स ऑफ टी है और मुझे दिया हुआ, मैंने इसका फोरियर सीरीज निकाली, वो मुझे आ गई ऐसे 4 प्लस 3 टाइम्स कॉस ऑफ 2 टाइम्स ओमेगा नॉट टी प्लस 5 टाइम्स साइन ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी, मान लेता हूं, चलो यहीं तक आगे अभी इतना ही। तो जो इसमें मैं बोल सकता हूं कि ये जो डीसी टर्म है ए नॉट का वैल्यू क्या है? 2 के बराबर। उसके बाद जो सेकंड हार्मोनिक है ना, ये क्या है? 2 टाइम्स ओमेगा नॉट, दिस इज सेकंड हार्मोनिक। तो ये जो वैल्यू होगा ना, दिस विल बी, कॉस के साथ क्या होता है? ए, लेकिन ये कौन सा ए होगा? यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है? 2, दैट मीन्स ए 2 विल बी 3। और यहां पे क्या है? साइन 2 टाइम्स ओमेगा नॉट टी, दैट मीन्स यहां पे n का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स b2 इज 5। अब देखो, जब सेकंड हार्मोनिक होगा, जब हमारा 2 टाइम्स ओमेगा नॉट टी यहां पे भी है और 2 टाइम्स ओमेगा नॉट यहां पे भी है, लेकिन हमें पता है साइन का जो कोफिशिएंट ज्यादा है, तो तब साइन वाली टर्म्स डोमिनेट करेंगी कॉस वाली टर्म्स को, ऐसे हम बोल सकते हैं। जो भी हम निकाल रहे हैं, अब जो फॉर्मूला होती है ना निकालने के लिए इन वैल्यूज की, जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ए नॉट, ए एन और बी एन, इनको हम बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। इनको निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज यूज होती है वो हम लिख लेते हैं पहले। जो हमारा ए नॉट मैंने बोला था एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं एक टाइम पीरियड में, टी नॉट एक टाइम पीरियड, कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी डी टी, और उसको डिवाइड करते हैं बाय टी नॉट से, ये एवरेज वैल्यू या जिसको हम बोलते हैं डीसी वैल्यू। उसके बाद जो ए एन होता है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई टी नॉट, यहां से एक टाइम पीरियड में, मतलब जैसे टाइम पीरियड होगा मतलब 2, तो नीचे 0 ऊपर 2, टाइम पीरियड होगा 10, नीचे 0 ऊपर 10, तो आई एम राइटिंग टी नॉट इन जनरल, तो यहां पे लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, एन ओमेगा नॉट टी, ये है हमारा ए एन का वैल्यू। उसके बाद जो बी एन होता है दूसरा कोफिशिएंट, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई टी नॉट, और इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड में, दैट इज एक्स ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी के बराबर। ये है हमारे तीन। जब भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी एक्सपैंड दिस इन फोरियर सीरीज, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इन का फोरियर कोफिशिएंट्स को निकालना होता है। अब देखो, कभी कभी हमें फोरियर कोफिशिएंट निकालना नहीं पड़ता है, बस ये लास्ट पॉइंट बताऊंगा, इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा। कभी कभी हमें जो हमारे फोरियर कोफिशिएंट, सबसे पहले हमें ये फोरियर कोफिशिएंट ही निकालने होते हैं। क्यों निकालने होते हैं? क्या इसकी फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा क्या बोलते हैं, ए एन आ गया 0, ए एन जब 0 आ गया, तो दैट मीन सारी जो ये हमारी कॉस्ट टर्म्स है वो एग्जिस्ट होती ही नहीं है। अब देखो, कभी कभी शॉर्टकट्स निकालने के लिए, मतलब कभी कभी ये एग्जिस्ट होता है नहीं होता है, हम बोल सकते हैं। तीन वैल्यूज मैंने बोला, ए नॉट, ए एन और बी एन, ये ध्यान से रखिएगा पॉइंट्स यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हेन द सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, या जिसको हम बोलते हैं टाइम एक्सिस भी, जब हमारी सिग्नल होती है सिमेट्रिक अबाउट टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, तब ए नॉट का वैल्यू आता है 0 के बराबर। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ऐसे है, देखो, कोई भी सिग्नल, मान लो ये मेरी सिग्नल है, ये मेरी टाइम एक्सिस है या मेरी एक्स एक्सिस, जहां पे मैंने टी लिखा, जितनी सिग्नल ऊपर उतनी सिग्नल नीचे भी, जितनी सिग्नल ऊपर उतनी सिग्नल नीचे भी, जितनी सिग्नल ऊपर उतनी सिग्नल नीचे भी, जितनी ऊपर उतनी नीचे भी, जब ऐसा होगा हम बोलते हैं सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट टाइम एक्सिस। जब ऐसी सिग्नल होगी तब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका एवरेज वैल्यू 0 के बराबर है।
क्यों? क्योंकि हम निकालते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड। ये को पॉजिटिव एरिया, हेरियम को पॉजिटिव, नीचे वाला हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल करते हैं, ए नॉट का वैल्यू आता है 0 के बराबर। जब भी आपको कोई सिग्नल दी गई होगी, बोला होगा एक्सपैंड दिस इज, मतलब निकालना होगा, बोलो ये निकालो इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अगर आपको पहली नजर में लगा कि ये क्या बोल, अगर आपको पहली ही नजर में लगा कि अगर आपको पहली ही नजर में लगा कि ये जो सिग्नल है वो सिमेट्रिक है अबाउट टाइम एक्सिस या सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम बोल सकते हैं ए नॉट का वैल्यू 0 है। दूसरी चीज, ये तो हो गया ए नॉट के लिए। अगर एक्स ऑफ टी एक इवन सिग्नल है, इफ एक्स ऑफ टी इज एन इवन सिग्नल, अगर ये इवन सिग्नल है तो जो बी एन है उसका वैल्यू 0 होगा। क्या होगा? इवन सिग्नल का मतलब अगर x ऑफ माइनस टी होगा t के बराबर, या जो सिग्नल है वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस, मतलब जैसे ये जितना यहां से, मतलब जैसे ये है ऐसे और ऐसे। अभी मैं ये वाली एक्सिस पे देख रहा हूं, ये जो बीच वाली एक्सिस है मैं देख रहा हूं, मतलब जैसा ये इस साइड पे है वैसे ही सिग्नल इस साइड पे भी है। मान लो यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, कुछ देर बाद यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। तो मैं कह सकता हूं जब मेरी सिग्नल है इवन सिग्नल, जब मेरी, जैसे हम कॉस का ग्राफ देखते हैं, कॉस का ग्राफ होता है ना ऐसे, तो ये भी तो है इसके सिमेट्रिक अबाउट, या प्रतीत हुई थी या प्रतीत हुई। जब सिमेट्रिक होगा या जैसे सिग्नल इवन होगी तो बी एन का वैल्यू 0 है। बी एन का वैल्यू, दैट मीन सारी साइन टर्म 0 है। उसके बाद अगर x ऑफ t एक ऑड सिग्नल है, इफ x ऑफ t इज ऑड, तब हमारा a n का वैल्यू 0 के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब है? ऑड सिग्नल होती है ऐसे, साइन जैसे होती है हमारी, मतलब साइन का वैल्यू एंटी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या एंटीसिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जैसे ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, इसको हम बोलते हैं ऑड सिग्नल, या इसको हम बोल सकते हैं एक्स ऑफ माइनस टी होता है माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी के बराबर। जैसे साइन ऑफ माइनस 90 होता है माइनस 1 के बराबर। इसी को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ऑड सिग्नल। जब सिग्नल इवन होगी, जब सिग्नल इवन होगी तब b ऑफ n 0 के बराबर है। जब सिग्नल ऑड होगी तब a ऑफ n है 0 के बराबर। और जब सिग्नल सिमेट्रिक होगी अबाउट टाइम एक्सिस, तब a नॉट जो डीसी वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? वो होगा 0 के बराबर। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। चलो अब बस एक दो डायग्राम्स है, मतलब क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आप लोगों से, बता पूछता है आवाज समझ। पहली सिग्नल मैं ऐसे ले लेता हूं, मुझे तीनों का वैल्यू बता देना। मान लो ऐसे सिग्नल है, यहां से भी कंटिन्यू और यहां से भी कंटिन्यू। हमें तीनों के वैल्यूज बताने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा बताओ मुझे ए नॉट का वैल्यू क्या है। ए नॉट का वैल्यू इस सिग्नल के लिए क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, 0। क्योंकि जितना सिग्नल टाइम एक्सिस के नीचे है उतना ही सिग्नल टाइम एक्सिस के ऊपर है, करेक्ट। उसके बाद बी एन, बी एन का पहले मुझे बताओ सिग्नल इवन है या ऑड? इज सिग्नल इवन और ऑड? इज सिग्नल इवन और ऑड? इवन सिग्नल। और इवन सिग्नल के लिए क्या होगा? इवन सिग्नल के लिए क्या होगा? बी एन बी क्या होगा? 0 के बराबर। ए एन क्या होगा? दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? दूसरी सिग्नल मैं नीचे बना रहा हूं।
ये मान लो टाइम एक्सेस, और ये जा रही है यहां से भी और यहां से भी। सबसे पहले बताओ ए नॉट का वैल्यू क्या आएगा। ए नॉट का वैल्यू एग्जैक्टली ए नॉट का वैल्यू भी 0। क्यों? जितनी सिग्नल जो टाइम एक्सिस के ऊपर है उतनी सिग्नल टाइम एक्सिस के नीचे भी है। जितनी सिग्नल टाइम एक्सिस के ऊपर है उतनी सिग्नल टाइम एक्सिस के नीचे भी है। तो हम बोल सकते हैं ए नॉट का वैल्यू 0। उसके बाद बी एन, क्या सिग्नल इवन है या ऑड, वो लिखो पहले। इस सिग्नल इवन और ऑड? ऑड। ऑड सिग्नल में क्या होता है? ऑड सिग्नल में होता है ए एन 0 के बराबर, और बी एन क्या होगा? बी एन विल नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। ऐसे एक सिग्नल ठीक है, 2 4 6 8 -2 -4 -6 आगे जा रही है, यहां से भी आगे जा रही है। बताओ मुझे ए नॉट क्या होगा? विल ए नॉट बी इक्वल टू 0? 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा? बताओ मुझे। 0 और नॉट 0? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्नल नीचे नहीं कुछ है, सो सिग्नल इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद बी एन क्या होगा? सिग्नल इवन है? इज सिग्नल इवन? इज सिग्नल इवन और नॉट? इवन है कि नहीं? यस, सो बी एन इज 0। ऑड नहीं है तो ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है? एक सेकंड वेट कीजिएगा, अटेंडेंस ले लेते हैं। ये जो है नवीद, हकीम एंड अमान, योर मार्क्ड एब्सेंट।